1830 और 1848 के क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम यूरोपीय राज्यों पर 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें बेल्जियम की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे की इटली की क्रांति जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वियना सम्मेलन ने इटली को फिर से छोटे छोटे राज्य जो उसमें डिवाइड कर दिया था तथा लोम्बार्डी और वेनेशिया के संपन्न क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्थापित हो गया और मेटरनिक ने शुरू से ही अपनी प्रतिक्रियावादी नीति के द्वारा निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर दिए थे और इटली की जनता भ्रष्टाचार और प्रतिक्रिया पर आधारित शासन व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाराज थी और सिसिली, नेपल्स, वेनेशिया तथा पिडमांट के लोगों ने पृथकता की भावना को त्याग कर अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्न करने शुरू हो गए और इटली में अनेक गुप्त क्रांतिकारी समितियां जो थी उनकी भी स्थापना की गई और जिसमें नेपल्स में स्थापित कार्बोनरी संस्था सबसे ज्यादा प्रमुख थी और इन्हीं गुप्त समितियों के नेतृत्व में 1820-21 में नेपल्स व पिडमांट में विद्रोह हुए, किंतु मेटरनिक ने इनका दमन कर दिया। यद्यपि मेटरनिक के दमन चक्र के सामने विद्रोहियों को दबना पड़ा, तथापि उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को नहीं कुचला जा सका और 1830 में फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के विद्रोह की दबी हुई अग्नि को फिर से भड़का दिया और नवंबर 1830 में पोप के राज्य में क्रांतिकारी जो उन्होंने विद्रोह कर दिया। 1831 में विद्रोह की ये अग्नि जो थी वो पर्मा और मोडेना में भी फैल गई। पर्मा की जनता ने रानी मेरी लुइसा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा मेरी लुइसा को राज्य छोड़कर अपने मायके ऑस्ट्रिया में शरण लेनी पड़ी। इधर पोप की लौकिक सत्ता जो उसका भी अंत हो गया और मेटरनिक ने इस विद्रोह को ऑस्ट्रिया के लिए खतरा समझा, क्योंकि इटली के उत्तरी राज्य लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। इसलिए क्रांति का दमन करने के लिए ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना इटली में भेज दी, जिसने क्रांति का बड़ी निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया तथा प्राचीन शासक पुनः गद्दियों पर बैठा दिए गए। पोप को भी उसकी लौकिक सत्ता पुनः प्राप्त हो गई। 1831 में प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर पोप के राज्य में सुधार करने के लिए पोप को एक ज्ञापन दिया और पोप ने ज्ञापन के आधार पर सुधार करना स्वीकार कर लिया, किंतु बाद में उसने वचन का पालन नहीं किया। इसलिए ऑस्ट्रिया की सेना के हटते ही वहां फिर से विद्रोह शुरू हो गए और जनवरी 1832 में पोप ने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पुनः बुलाया, किंतु फ्रांस ऑस्ट्रिया के इस हस्तक्षेप को सहन न कर सका तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए फ्रांस ने भी अपनी सेना भेज दी और इंग्लैंड ने फ्रांस की इस कार्रवाई का समर्थन किया। फ्रांस की सेनाओं ने एकोना पर अधिकार कर लिया तथा घोषणा की कि ऑस्ट्रिया की सेना के न हटने तक फ्रांस की सेना भी नहीं हटेगी और फ्रांस के इस हस्तक्षेप से इटली की राजनीति में फ्रांस व ऑस्ट्रिया की प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। 1838 में ऑस्ट्रिया अपनी सेना वापस बुला ली, इसीलिए फ्रांस की सेना भी वापस लौट गई और पोप का निरंकुश शासन फिर से शुरू हो गया। यद्यपि इटली की क्रांति का दमन कर दिया गया, किंतु अब इटली की जनता ऑस्ट्रिया से और भी ज्यादा घृणा करने लगी तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने और भी ज्यादा तेजी के साथ में तैयारियां शुरू कर दी। अगला आता है पोलैंड की क्रांति कि वियना सम्मेलन ने पोलैंड का अधिकांश भाग जो था किसको, रूस को दे दिया था और रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम जो था वो उन दिनों उदारवादी था और उसने रूस से पृथक एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना की तथा नए राज्य को नया संविधान दिया था, किंतु पोलैंड की जनता नए संविधान से खुश नहीं थी क्योंकि वे पूर्ण स्वाधीनता चाहती थी। कुछ समय बाद रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम मेटरनिक के प्रभाव में आ गया तथा उदारवाद का विरोध करने लगा और जार फिर बाद में 1825 में जार अलेक्जेंडर जो उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका भाई निकोलस प्रथम रूस का जार बना और वह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और जिद्दी स्वभाव का था। उसने पोलैंड में रूसी अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी तथा संसद के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगा और उसकी इस नीति के कारण पोलैंड में गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो जोर पकड़ने लगे। जब पोलैंड के क्रांतिकारियों को फ्रांस की 1830 की क्रांति की सफलता की सूचना मिली तो उनमें उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और उन्हें फ्रांस से सहायता मिलने की पूरी आशा थी। जब अगस्त सितंबर में बेल्जियम में क्रांति हो गई, जिसे कुचलने के लिए रूस के जार ने पोलैंड की सेना को बेल्जियम भेजना चाहा, तब 29 नवंबर 1830 को वारसा में विद्रोह हो गया और यह विद्रोह इतना अचानक हुआ कि रूसी गवर्नर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। शीघ्र ही पोलैंड के अन्य भागों में भी क्रांति फैल गई और क्रांतिकारियों ने रूस की सेना को पोलैंड से भगा दिया। 4 दिसंबर 1830 को वारसा में जनरल फ्लोपिकी
के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार बनाई गई जिसने रूस से समझौते का असफल प्रयास किया और 19 जनवरी 1831 को क्लोपिकी ने त्याग पत्र दे दिया तथा रेकजीविल को प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति बनाया गया और 26 जनवरी 1831 को पोलैंड की संसद ने रूसी शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी, जो इस प्रकार से रूस को युद्ध की चुनौती थी। और इस क्रांति को कुचलने के लिए फरवरी 1831 के आरंभ में रूस की सेना पोलैंड में घुस गई और पोलैंड ने अपनी छोटी सी सेना से रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया और पोलैंड के क्रांतिकारियों ने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस से सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु पोलैंड के प्रति सहानुभूति होते हुए भी रूस के भय से किसी ने भी सहायता नहीं की। पोलैंड अपनी छोटी सी सैन्य शक्ति के बल पर विशाल रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर सका तथा लगभग 1 वर्ष तक शत्रु का मुकाबला करने के बाद दिसंबर 1831 में पोलैंड ने हथियार डाल दिए और पोलैंड के संविधान को रद्द करके उसे रूसी साम्राज्य का एक अंग बना दिया गया। निकोलस ने पोलैंड के रूसीकरण की नीति अपनाई तथा विद्रोहियों को बहुत घिनौने दंड दिए गए और हजारों देशभक्तों को भगाकर फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में शरण लेनी पड़ी। यद्यपि पोलैंड की यह क्रांति असफल हो गई तथापि इस क्रांति के कारण रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम में हस्तक्षेप नहीं कर सके। अतः इस क्रांति ने फ्रांस व बेल्जियम की क्रांतियों को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अगली बात आती इंग्लैंड पर प्रभाव कि नेपोलियन की पराजय के बाद इंग्लैंड के लोगों ने सुख और समृद्धि की कल्पना की थी, किंतु उनकी कल्पना का महल जो था वो क्या हो गया, ढह गया, ध्वस्त हो गया। विदेशों में ब्रिटेन के माल की मांग जो थी वो कम होने लगी, कारखाने बंद हो गए, जिससे लगभग 5 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। और 1815 में अन्य कानून के कारण खाद्यान्नों के भाव जो थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और मशीनों के प्रयोग से घरेलू उद्योग धंधे वो समाप्त हो गए और 1818 तक जनता में असंतोष का वातावरण बना रहा तथा निम्न वर्ग में उच्च वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और सुधारवादियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया तथा सुधारों की मांग की, किंतु लॉर्ड लिवरपूल की टोरी सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और इसके बावजूद भी बेरोजगारों एवं मजदूरों के आंदोलन चलते रहे। अगस्त 1819 में मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स फील्ड नामक स्थान पर सुधारों की मांग के समर्थन में एक आम सभा आयोजित की गई, किंतु सैनिकों ने उसे भंग कर दिया तथा अनेक सुधारवादियों को गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने सभा को राजनीतिक षड्यंत्र की संज्ञा दी, जबकि जनता ने इसे मैनचेस्टर का हत्याकांड कहा। और इन उपद्रवों का दमन करने के लिए 6 कानून पारित किए गए तथा सार्वजनिक सभाओं, सैनिक शिक्षा तथा छोटी छोटी पुस्तकों या पंपलेटों का प्रतिबंध लगा दिया गया। फरवरी 1820 में सुधारवादियों ने पूरे मंत्रिमंडल की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, किंतु षड्यंत्र का पहले ही भेद खुल जाने से षड्यंत्रकारियों को मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद में 1830 तक स्थिति शांत रही, क्योंकि 1822 में लिवरपूल मंत्रिमंडल का फिर से गठन हुआ और रॉबर्ट पील को गृह मंत्री तथा कैनिंग को विदेश मंत्री बनाया गया, जो सुधारवादी विचारों के समर्थक रहे थे। इसलिए 1822 से 1830 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए और फरवरी 1827 में अपनी बीमारी के कारण लिवरपूल ने त्यागपत्र दे दिया तथा कैनिंग नया प्रधानमंत्री बना और अगस्त 1827 में कैनिंग की मृत्यु हो गई तथा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और वह मेटरनिक का एक बहुत ही अच्छा मित्र था। और इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण थी कि उसमें जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व जो था वो बिल्कुल ही नहीं था। मताधिकार अत्यंत ही संकुचित था, जिसमें भूमि स्वामियों तथा लार्डों का अधिक प्रभाव था और भ्रष्टाचार का ज्यादा बोलबाला था। इसलिए छोटे पिट के समय से ही सुधारों की आवश्यकता समझी जाने लगी और संसद सदस्य अर्ल गे ने संसदीय सुधारों हेतु अनेक प्रयत्न भी किए, किंतु टोरी दल उसका विरोध करता रहा और फ्रांस की 1830 की क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर इंग्लैंड की जनता ने संवैधानिक सुधारों की मांग तेज कर दी। स्थान स्थान पर सार्वजनिक सभाएं की जाने लगी और सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। टोरी दल की इस रूढ़िवादी नीति के कारण उसकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा तथा 1830 के चुनाव में व्हिग दल को बहुत बहुमत मिला और अर्ल ग्रे ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना और 1 मार्च 1831 को संसद सदस्य जॉन रसेल ने कॉमन सदन में प्रथम संसदीय सुधार बिल पारित किया, परंतु बिल में एक संशोधन के प्रश्न में सरकार जो थी वो पराजित हो गई। इसलिए संसद को भंग करके नए चुनाव कराए गए और चुनाव में विंग दल के केवल एक ही नारा दिया, बिल संपूर्ण बिल तथा बिल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। चुनाव में फिर से विंग दल को बहुमत मिला और जॉन रसेल ने दूसरी बार सुधार विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे कॉमन सदन ने तो एक्सेप्ट कर लिया,
किंतु लॉर्ड सदन ने उसे बहुमत से अस्वीकार कर दिया और इस अस्वीकृति से सारे देश में उत्तेजना फैल गई और कुछ नगरों में दंगे भी हुए। और इस अस्वीकृति से ब्रिटेन में फ्रांस की जुलाई क्रांति के लक्षण दिखाई देने लगे और जॉन रसेल ने पुनः विधेयक प्रस्तुत किया। इस बार सरकार ने सम्राट से प्रार्थना की कि लॉर्ड सदन द्वारा विधेयक पारित न करने पर आवश्यक संस्था में व्यंग दल के व्यक्तियों को लॉर्ड सदन में मनोनीत करे। सम्राट इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था, इसीलिए सम्राट ने टोरी दल के प्रधान वेलिंगटन को कहलवाया कि वे अपने दल के सदस्यों सहित विधेयक पर मतदान के समय सदन में अनुपस्थित रहे। इसलिए वेलिंगटन अपने 100 साथियों सहित लॉर्ड सदन से अनुपस्थित रहा। परिणाम स्वरूप सुधार विधेयक पारित हो गया, जिससे मताधिकार विस्तृत हो गया तथा जनता के राजनीतिक अधिकार जो थे वो बढ़ गए। यद्यपि यह अधिनियम पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं था तथा इससे उग्र सुधारवादी संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी इस अधिनियम ने भविष्य में होने वाले संसदीय सुधार जो उनके लिए एक नया मार्ग खोल दिया। इस प्रकार से फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति ने लगभग संपूर्ण यूरोप जो उसको हिला दिया था।